जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी एक बार फिर आतंक के रडार पर है और एक तरफ दिल्ली पुलिस ने जो आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल है उसका भंडाफोड़ किया है और जिसमें पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली के अंदर जो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक मंदिर और साथ ही साथ एक ढाबा जो दिल्ली सोनीपत हाईवे पर है, आप लोग सब समझ रहे होंगे कि ये कौन सा फेमस वो ढाबा हो सकता है। साथ ही साथ मिलिट्री कैंप और दूसरी तरफ जो 48 घंटों में 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली पुलिस ने रेड्स की हैं और 482 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सोचियो, 141 पिस्टल्स और 212 कार्ट्रिजेस और 79 नाइव्स और 19 किलो नारकोटिक्स जो है और लाखों का कैश जो है उसकी रिकवरी हुई है। और ये सिर्फ क्राइम का क्रैकडाउन नहीं है, ये एक बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो चल रहा था दिल्ली में। आप सबको याद होगा जो पिछले साल दिल्ली में लाल किले वाला कांड हुआ था, आतंकी कांड, उसके बाद भी इतने बड़े स्तर पर एक अंडरग्राउंड आतंक का नेटवर्क चलता है। तो ये किसी आंतरिक हेल्प के बिना, आंतरिक सहायता के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि जब भी कश्मीर में के आतंक की हम बात करते हैं तो हमेशा आंतरिक सहायता की बात आती है कि जब तक इंटरनल लोकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक कोई भी बाहरी आतंकी नेटवर्क इस तरह से कहीं पे भी फल फूल नहीं सकता। और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस जो जानकारी दे रही है और जो दिल्ली पुलिस रेड कर रही है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक ये सारी चीजें फैली हुई थी। और सवाल ये है कि क्या नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग्स और टेरर मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो और ज्यादा गहरा हो चुका है। और सबसे बड़ा और डिस्टर्बिंग एंगल ये है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है उससे जुड़े हुए ये पूरे नेटवर्क्स हैं। और अगर इस तरह से जो टारगेट में मंदिर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन शामिल थे, तो क्या ये सिर्फ टेरर अटैक नहीं बल्कि एक कम्युनल टेंशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी अटेम्प्ट हो सकता था। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या जो गैंग्स हैं और नारकोटिक्स जो नेटवर्क है, क्रॉस बॉर्डर पूरा टेरर इकोसिस्टम अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और क्या भारत जो है और जो भारत के जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें स्लीपर सेल का जो पैटर्न है वो साइलेंटली एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि लगातार हम मेट्रो सिटीज में जो अर्बन एरियाज है उसके अंदर हम इस तरह के डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। और जब 1000 लोकेशंस पर पुलिस को रेड करना पड़े तो सिस्टम को ऑलरेडी बड़े थ्रेट के इनपुट थे जिस पर इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। और ये ऑपरेशन जो है वो सिर्फ पुलिसिंग एक्शन नहीं लगता, बल्कि ये बहुत बड़ी वार्निंग है पूरे ही देश के लिए और बहुत बड़ा अलर्ट जैसा यहाँ पर नजर आता है। इस पूरे ही मसले को हम थोड़ा सा विस्तार से हम समझेंगे और इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश उमेश जी, आईएसआई बैक्ड नेटवर्क जो है वो दिल्ली में एक्टिव है और पुलिस जो है वो इतने बड़े स्तर पर क्रैकडाउन कर रही है। लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं 1000 लोकेशंस पर और 482 लोग गिरफ्तार। कैसे दिल्ली तक पहुंच गया आईएसआई का ये नेटवर्क? देखिए अंबर जी, ये जो ऑपरेशन है 5 स्टेट में कैरी ऑन हुआ था और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर 1000 रेड से ऊपर और 482 पीपल वेर अरेस्टेड। और इसमें एक ऐसी गैंग का पता चला है जो पंजाब के अंदर नारकोटिक्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। और अब ये नारकोटिक्स ट्रेड के साथ वहां हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो क्रिटिकल लोकेशंस की जो इमेजेस है, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे चाइनीज कैमरा के द्वारा पाकिस्तान आईएसआई हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस को मॉनिटर कर रहा है। तो ये एक तरह से फर्दर एक परत है जिसमें हमने आईएसआई के जो टेरर मॉड्यूल्स है, जो हाफ फ्रंट है, उसके ऊपर एक मिनी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। और अल फला यूनिवर्सिटी के जो टेरर मॉड्यूल्स है उसके आगे भी ये बढ़कर अब जो जितने भी ऑपरेटिव्स है जो इस पूरे नेक्सस में काम कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ लिया है।
और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक ऑपरेशन है, क्योंकि आप देखिए कि 482 पीपल, 1000 लोकेशंस, कोऑर्डिनेटेड वे में सबको एक ही साथ में खत्म कर दिया गया है। देख, और मेरा ये भी मानना है कि आगे ये जो ऑपरेशन है कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, और इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी की तारीफ करना चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी को वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त कर रहे हैं। हाँ, जैसे सारी जो इनपुट्स आती थी इंटेलिजेंस एजेंसी की पहले, वो अपने पास रहती थी, अब उन्होंने एक तरह से सेंट्रलाइज सर्वर बना दिया है, और नेट ग्रिड के द्वारा सारी जो इंफॉर्मेशन है सेंट्रलाइज लोकेशन पे आती है, उसका एक तरह से इवेल्युएशन होता है, और ये सब जो सक्सेस हमें मिली है। और अल फलाह के अंदर भी आपको याद होगा अंबर जी, उस समय भारत के अंदर एक केमिकल बायो वेपन अटैक करने की बात हो रही थी कि कैसे हमारे जो वाटर सिस्टम्स है, बाकी फूड सिस्टम्स हैं, उसको भी एक तरह से कंटेमिनेट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक टेरर मॉड्यूल है जो इस बार हमने बस्ट कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है उमेश जी कि मंदिर और मिलिट्री कैंप्स को टारगेट करना, साथ ही साथ पंजाब में अभी बीएसएफ के जो वो कैंप है उसके पास भी इस तरह का हमने कुछ जो टारगेटेड अटेम्प्ट है वो देखा। तो ये सारी चीजें करने का आखिर मकसद क्या है? देखिए, पंजाब में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, और उस समय मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले वहां पर अराजकता, केओस तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जो पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, उसको भी रीइग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखिए, आईएसआई जो है वो हमारे यूथ को ट्रैप कर रहा है, 20,000 रुपए के अंदर रिक्रूटमेंट कर रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और ये जितनी भी इमेजेस शेयर हुई है, ये या तो कोई गेमिंग साइट में जाके वहां पर अपलोड कर दिया जाता है, और ये इसको आप समझ लीजिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे हिसार के अंदर मिलिट्री कैंप है, उसकी तस्वीरें भेजी गई थी। फिर एक पॉपुलर मंदिर है जो दिल्ली में, हो सकता है, मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले यूपीए के टाइम पे अक्षरधाम टेम्पल पर एक अटैक हुआ था। और आप ये भी देखिए कि दिल्ली सोनीपत हाईवे के अंदर एक पॉपुलर ढाबा का भी जिक्र किया है। तो ये पूरे स्ट्रेच के ऊपर एक टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है, और भारत के अंदर एक तरह से जो हम होम मिनिस्टर क्लेम कर रहे थे कि बॉम्ब ब्लास्ट फ्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, डर डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, और रिक्रूटमेंट को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई ऐसे मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहा है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स, जिसको डायरेक्ट फंडिंग की जरूरत नहीं पड़े। वो ये जितने भी ये हाफ फ्रंट है आईएसआई के ऑपरेटिव्स है, ये अपने फंड्स ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर लेते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग हो रहे हैं। और भारत के अंदर जो अटैक करते हैं, जब वो अटैक करते हैं, तो अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उनके आईएसआई के ऊपर कोई उंगली नहीं लगा सके, क्योंकि भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर फ्यूचर में अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको वॉर समझा जाएगा, और ये एक तरह से भारत डायरेक्ट अटैक कर देगा। तो ये बहुत बड़ा आईएसआई का गेम प्लान है, जिसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स को तैयार किया जा रहा है, और जिसका उनके ऊपर डायरेक्ट लिंक ना आ सके। ये आईएसआई की नई चाल है। अम्बा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस जी उमेश जी, एक बात ये है कि क्या जो टेरर मॉड्यूल्स है और जो गैंग नेटवर्क है, क्योंकि शहजाद भट्टी उसकी गैंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये सब आपस में अब इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं क्या, जिस तरह से अब हम ये पैटर्न देख रहे हैं? और साथ आगे का सवाल मैं एक और करूंगी कि 141 पिस्टल्स और भारी एमिशन आखिर किस इस्तेमाल के लिए जमा किए जा रहे थे? क्या मकसद इस चीज से आपके पीछे हम देख सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकल गैंग्स को अपने रिक्रूटमेंट लिस्ट में लेने का एक ही मतलब समझ में आ रहा है कि आईएसआई
ऐसे गैंग्स को फंड कर रहा है, उनको ये लोग नारकोटिक्स ट्रेड में इन्वॉल्व है, पर अब इनको वेपन्स पहुंचाकर भारत के अंदर दहशतगर्द बढ़ाना चाहता है। और इसका डायरेक्ट लिंक आईएसआई के से हो ना हो सके, इसके लिए इनके जो कम्युनिकेशन और चैट्स है ये सोशल मीडिया पे हो रहा है, डायरेक्ट किसी फोन नंबर से नहीं हो रहा है। देखिए जो भी हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, और इसको ट्रैक करना मुश्किल है कि अदर साइड कौन होगा। पर मोस्ट प्रोबेबली आप ये देखिए कि आईएसआई ने ये जो लोकल गैंग्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है, मेनली बॉर्डर एरियाज में इन्वॉल्व है, और जो नेटवर्क इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन उमेश जी, शहजाद भट्टी गैंग जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, तो पाकिस्तान जो है ऐसा ही अब जो टेरर मॉड्यूल और साथ ही साथ जो ये गैंग नेटवर्क्स है, और जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी वो गैंग नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है, तो उनको कनेक्ट करके ये काम कर रहा है और ये कनेक्ट हो चुके हैं, ये यहाँ पर से साबित होता है। देखिए वो तो हो चुका है, पर ये छोटे छोटे गैंग्स हैं, इनके अंदर एक तरह से जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में बैठे होंगे, पर भारत के अंदर ये जो छोटे छोटे गैंग है आपस में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कनेक्टेड है, और ये जो छोटे छोटे नोड्स होते हैं आपस में काम कर रहे हैं, और इनको छोटा काम दिया जा रहा है कि कोई इसमें इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो इकट्ठा करे, कोई ट्रांसमिट करे, कोई प्लानिंग करे, कोई एग्जीक्यूशन करे। और सबसे बड़ी बात है, मंदिर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश के अंदर जो हिंदूज जो हैं, जो अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और हिंदूज जो जागृत हुए हैं, उनके अंदर वापस दहशत का माहौल, एक दहशत जो है वापस डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए अमर जी, कल ही शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर चाइना प्लानिंग कर रहे हैं कि कलकत्ता के अंदर स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिन कोई एक बड़ा एक्सप्लोजन किया जाए। तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लोजन की भी एक तरह से तैयारी हो सकती है कि जब बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी शपथ कर ले, उसी समय दिल्ली के आसपास भी एक तरह से आप समझ लीजिए बम ब्लास्ट करके हिंदुओं के बीच में दहशत पैदा करने का एक ऑपरेशन हो सकता है, जिसको दिल्ली पुलिस ने बस कर दिया है। ये भी हो सकता है क्योंकि सब चीज इंटरलिंक है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को बड़े टेरर जो अटैक है उसकी कोई प्रायर इनपुट मिला था, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर क्रैकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है? ये सब चीज तो पहले भी मिलता था, पहले एजेंसीज आपस में इंटेलिजेंस इनपुट शेयर नहीं कर पाती थी, अब वो इंटेलिजेंस इनपुट को शेयर कर पा रही है। एआई डेटा मॉडलिंग के थ्रू, हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू जो पॉसिबल थ्रेट्स है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और कुछ ना कुछ हो। मेरा ये मानना है कि इसका ये पूरा सिस्टम जो नेटग्रिड के अंदर बनाया है, ये होम मिनिस्ट्री ने बनाया है। और अल फलाह के अंदर भी आप देखिए कि उन्होंने उस समय भी बहुत बड़ा टेरर अटैक को अवर्ट कर दिया था, उसको भी बचा लिया था। और आप ये भी देखिए कि कंटिन्यूअसली जो इनपुट्स आ रहे हैं, भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है देश के अंदर, जो हाफ फ्रंट वॉर है उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। दिस इज अ वॉर, दिस इज अ मिनी सर्जिकल स्ट्राइक और अ कॉम्बिंग ऑपरेशन अगेंस्ट द हाफ फ्रंट इन इंडिया। इसको वैसा देखा जाना चाहिए। तो क्या उमेश जी, कम्युनल अनरेस्ट यहाँ पर ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग इस तरह की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर? डेफिनेटली वही किया जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि बंगाल के अंदर भी जब से बीजेपी जीती है, कितने सारे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी है। और अब ये टेरर मॉड्यूल का एक तरह से पर्दाफाश होना ये दर्शाता है कि जो भारत के अंदर कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश की जा रही है। और बांग्लादेश के अंदर जो लॉ मेकर्स है वो सीधा ही बोल रहे हैं कि जब भी बंगाल के अंदर बीजेपी की हिस्टोरिक सरकार आती है, मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जाएगा, मुस्लिमों के ऊपर एक तरह से वायलेंस किया जाएगा। ये एक तरह से इंटरनेशनल टूल किट के हिसाब से ये कोऑर्डिनेटेड प्लान है,
जिसमें अदृश्य राज्य भी इन्वॉल्व है। और मेरा ये मानना है कि इसके अंदर बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व है जो भारत के अंदर ग्रोथ नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए, भारत जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, nobody wants इंडिया टू ग्रो। भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। देखिए, आप ये भी देखिए कि वर्ल्ड के अंदर अभी 70 बिलियन का डेटा सेंटर भारत के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है, वाइजैक के अंदर। सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो है आसाम के अंदर, उड़ीसा के अंदर हो रहा है। तो इसका ये दर्शाता है कि भारत अपनी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। और ये जो टेररिस्ट है वो भारत की इकोनॉमिक पल्स के जो सेंटर्स है उसको टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली एक तरह से आप देखिए, दिल्ली के अंदर टेम्पल को, वो हिस्टोरिकल टेम्पल को टारगेट करने का मतलब है। देखिए उमेश जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में ही पूरा जीवन मेरा गुजरा है। दिल्ली में कई सारे ऐसे बड़े मंदिर हैं जो मतलब एकदम टूरिस्ट प्लेस की तरह हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग होते हैं और बड़े सारे ऐसे नाम हैं। और मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो सकता है। और कुछ अगर हिस्टोरिक मंदिर कहा जा रहा है तो कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर तादाद ऐसी होती है कि अगर आप जाएं तो मतलब आप एकदम भिज जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। और वो मेरे घर से बहुत नजदीक वो मंदिर है, जो ऐतिहासिक मंदिर दिल्ली का है। और दिल्ली में ऐसे कई सारे ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं और उसको देखने और दर्शन भर मात्र से, क्योंकि उनकी बनावट इस तरह की खूबसूरत है, तो और लोग भी उसको मंदिर के दर्शन के लिए इस तरह से आते हैं। तो कौन सा मंदिर हो सकता है जहां पर हर मंदिर पर बड़ी भारी भीड़ होती है? तो ऐसे में किसी मंदिर का नाम लेकर लोगों के अंदर पैनिक में क्रिएट नहीं करना चाहती। और ढाबे भी हम इनफैक्ट दर्शक सभी समझ गए हैं कि कौन सा ढाबा हो सकता है जहां पर पूरी ही दिल्ली एनसीआर से लोग वहां पर हर वक्त वहां पर खाना खाने के लिए जाते हैं। और एकदम, हालांकि वो इतने नजदीक भी नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना फेमस है कि सब लोग वहां पर पराठा खाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी लोकेशंस को टारगेट करना डेफिनेटली पैनिक क्रिएट करना और कहीं ना कहीं जो एक कम्युनल अनरेस्ट है उसको बढ़ावा देना इसके पीछे मकसद है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि भारत क्या हाइब्रिड वॉरफेयर में का जो नया फेज है उसमें एंटर कर चुका है? यस, डेफिनेटली हो चुका है कि ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड टेरर मॉड्यूल है। इसके अंदर सबको टास्क दे दिया जाता है और अपने एक कोऑर्डिनेटेड वे के थ्रू भारत के अंदर एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। और ये समझ लीजिए, क्रिटिकल जो इंस्टॉलेशंस हैं, क्रिटिकल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो रिलीजियस सेंटर्स हैं, और इस बार तो मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की जा रही है। और 2 दिन पहले देखा है कि कैसे जलंधर के अंदर एक स्कूटी के जो बीएसएफ के जो आउटपोस्ट है वहां पर स्कूटी में एक तरह से ब्लास्ट हुआ था। तो ये एक तरह से चेतावनी दिया जा रहा है बाय द हाफ फ्रंट which is being supported by ISI to Indian security establishment कि हम आपके अंदर टेरर अटैक करने वाले हैं। ये एक चेतावनी जैसा उन्होंने दिया था। और उस चेतावनी के बाद देखिए कि कैसे, आप ये देखिए कि कम से कम 482 जो सस्पेक्ट्स हैं उनको पकड़ लिया गया है। और 1000 रेड जो है 5 स्टेट्स में कोऑर्डिनेटेड वे में हुई। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और 5 राज्यों में साइमल्टेनियसली जो रेड हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो खतरा है। और बड़े जो आतंकी हमले का इनपुट पुलिस के पास था, ये इस बात का संकेत है। और इतिहास हमें ये बात बताता है कि बड़े अटैक्स जो होते हैं वो अक्सर छोटे सिग्नल्स से शुरू होते हैं, और कभी इलीगल वेपन्स रिकवरी, कभी नार्कोटिक राउट्स, और कभी स्लीपर मॉड्यूल्स, और फिर एक दिन पूरा नेटवर्क सामने आता है। और दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन सिर्फ क्राइम कंट्रोल ऑपरेशन नहीं दिखाता, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी वार्निंग भी इसके पीछे छुपी है कि 141 पिस्टल्स, 19 किलो नारकोटिक्स और आईएसआई लिंक्ड यहाँ पर जो टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर मिलिट्री टारगेट्स है
और पंजाब में भी आपको पता है कि कुछ दिन पहले बीएसएफ कैंप के ऊपर हमला, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस का पैटर्न यहाँ पर नहीं लगता। सवाल अब इतना नहीं है कि कितने लोग पकड़े गए हैं, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, सवाल ये है कि कितने नेटवर्क जो है वो अभी भी इनविजिबल है। और आने वाले दिनों में सबसे अहम चीज ये होगी कि एजेंसियों ने एक बड़ा अटैक टाल दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि दिल्ली जो हमला हुआ था उसको सिर्फ चंद माह बीते हैं और उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर और दिल्ली से जुड़े हुए जो राज्य हैं उनमें इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होना, ये अपने आप में दिखाता है कि खतरा अभी शायद टला नहीं है और भी ऐसे हिडन नेटवर्क्स हैं जिनका पर्दाफाश करना भी बाकी है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।